क्लास 7 हिंदी चैप्टर 11 और इस शीर्षक का नाम है सयानी बुआ। मतलब यहाँ पे सयानी मतलब चालाक, बुआ बुआ मतलब आंटी ना, जो पिताजी का जो बहन होते हैं ना उनको बुआ कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो इस कहानी में जो हमें यह बताया गया है कि घर के प्रति कर्तव्यों का बोध कराता है और एक अनुशासन मतलब यहाँ पे डिसिप्लिन, किस प्रकार से हमें अनुशासन, दूसरों के घर में जाके रहना और कैसे चाल और ये सब चीज़ों को हमें बताया गया है। टाइम टेबल, कैसे टाइम टू टाइम हमें समय की पाबंदी को भी यहाँ पे समझाया गया है। ताकि इस कहानी का जो सारांश हम देखते हैं। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह अवश्य नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। तो यहाँ पे जो लेखिका, सो तो मैं मतलब यहाँ पे लेखिका को दर्शाया गया है। ठीक है। तो सयानी बुआ का नाम ऐसे ही नहीं, किसी का नाम भी उसकी पहचान के अनुसार होता है। जो अधिक चालाक बुद्धिमान रहता है तो उसको सयानी भी नाम रख देते हैं ना। वैसे ही सयानी बुआ को शायद वैसी वह विद्या का पारखी रहा होगा, इसलिए उसको मतलब ज्ञान का, बुद्धिमान का पारखी रहा होगा, इसलिए उसको सयानी कहने लगे। बचपन से ही वे समय की जितनी पाबंदी थी, अपना सामान संभल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थे, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वह एक बार खरीदती थी वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती थी कि उनकी पकड़ में भी न आए तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूट कर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। रबड़ उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। तो किस प्रकार से उन्होंने एक सामान को, जैसे पढ़ने लिखने में, अगर वह चौथी कक्षा में खरीदी हुई चीज़ को 9वीं तक उसको चलाती थी। लेकिन आजकल देखा जाता है कि अपने सामान को बहुत भी केयर नहीं करते हैं। जो चीज़ खरीद देते हैं, एक बार छूट गया तो वह उसे फेंक देते थे, लेकिन वह हिफाजत से रखती थी, इतनी हिफाजत से कि वह 4 से 5 साल तक उनको चलाती थी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई। प्रौढ़ता मतलब बड़ी, मतलब आगे बड़ी होती गई। और फिर तो बुआ जी जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे और सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही दुर्लभ हो जाएगा, मतलब कठिन हो जाएगा हम सबों का जीना। तो इतनी बुआ जी, इतनी मतलब समय की पाबंदी, इतनी हिफाजत और इतनी अनुशासन प्रिय थी कि उसके रहते हमारा तो जीना हराम हो जाएगा, ऐसा कहने लगे। ऐसे ही सयाने बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, मतलब लेखिका को सयाने बुआ के पास जब पढ़ने का मौका मिला, कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी की मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। समझिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया। और भगवान का नाम गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। तो लेखिका को सयानी बुआ के सामने पढ़ने का एक अवसर मिल जाता है ना। उसे उसके पिताजी, लेखिका के जो पिताजी, उन्हें अच्छी तरह से समझा बुझा कर उनके पास पढ़ने को पहुंचा देती हैं और उनके घर में चले जाती हैं।
इसमें संदेह नहीं हुआ कि बुआजी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति सुनते सुनते, ख्याति मतलब प्रसिद्ध, जो नाम ना उसके अच्छे, कोई भी अच्छे काम करते हैं तो उसके नाम रहते हैं, फेमस रहते हैं। सुनते सुनते उनके जिद रौद्र रूप में ने मन को अभिभूत कर रखा था। उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अनु। तो यह लेखिका को अपना फीलिंग हो रहा है, उनके घर में गई और बुआ के जो पति थे भाई साहब, और सबसे अच्छा प्रिय लगते हैं उनकी पुत्री, 5 वर्ष की पुत्री थी अनु। पर मैंने देखा, मतलब यहाँ पे लेखिका देखा कि परिवार के सभी लोगों पर विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआजी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती है। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता, जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम पर जाओ। तो लेखिका उनके घर में जाती है और सभी का टाइम टेबल देखते हैं कि सभी कोई टाइम पे रहते हैं, इतना फास्ट काम करते हैं कि सभी कोई टाइम टू टाइम, 5 बजे उठना, 9 बजे सोना और सही समय में खाना, फिर सुबह का जो 1 घंटा टहलना, फिर ऑफिस का काम कुछ करना। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत ही मशीन की तरह कहते हैं, मतलब मशीन किस प्रकार से फास्ट काम करते हैं, उसी प्रकार से बुआ जी का काम इतना था कि वे मशीन की तरह काम करते थे। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठना पड़ा, मतलब लेखिका को बहुत कष्ट उठना पड़ा उनके घर में इस प्रकार के टाइम टेबल को देख के। कितना अपने आप को काटना छांटना पड़ा, मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबको अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाहट। एक अज्ञात भय से वह घिरे रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी चमे 15 वर्ष बीत चुके थे। उनके घर का सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। तो घर के सामान को भी ऐसे रखती थी कि सब चीज़ नया नया लगती थी। पुराना सामान को भी इतनी साफ सफाई करके चिकना बना देते थे कि कोई आता तो देखता था कि यह कल का ही खरीदा हुआ है, ऐसा लगता था। लेखिका को देख के लग रहा है। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वे आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थी। क्या मजाल कोई एक चीज़ भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत पीटा था। तोड़ फोड़ से तो सख्त नफरत थी, यह उनके बर्दाश्त के बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपने इस सुव्यवस्था पर। वे अक्सर भाई साहब से कहा करते थे कि यदि वे इस घर में ना आती तो ना जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी, और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवशेष हुए होते। तो इस प्रकार से उनका जो हिफाजत से रखा हुआ चीज़ को एक बार नौकर ने तोड़ देता है तो बुआ को बहुत ही गुस्सा आता है।
उसे नौकर को पीटता है। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद भी अन्नू को बुखार आने लगा। अन्नू अब बीमार पड़ जाती है। उसकी जो 5 वर्ष की पुत्री रहती है। सब प्रकार के उपचारों पर भी पूरा महीना बीत गया, पर उसका बुखार ना उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगा मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं, और वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह न सकती, बस सूखती जा रही है। तो जब उसे अन्नू को बीमारी आ जाती है तो लेखिका को लगता है कि वह उसकी मम्मी के डांटने और पीटने के कारण उसे डर पैदा हो गया। उसी डर के कारण वह बुखार हो जाता। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, हर किसी के मम्मी पापा एक जैसे नहीं होते। किसी के मम्मी पापा डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं तो किसी को डर लगता है, उसके सामने मुंह नहीं खुलता है ना। तो उसी प्रकार अन्नू को भी ऐसे ही लगता है, और लेखक के मन में विचार आती है कि वह उसे खाए जा रही है। आखिर डॉक्टरों ने कुछ प्रकार के परीक्षणों के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए, और जितना अधिक उसे प्रश्न रखा जा सके अच्छा है। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, सही उसका यही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने यह विकट समस्या थी। यह उसका जो पापा भाई साहब के सामने ही एक समस्या थी, और डॉक्टर ने उनको पहाड़ी क्षेत्र में लेने को कहती है। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने में इसकी इच्छा के सामने यह प्रमुख बन बैठती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने की सलाह भी कर नहीं सकी, सो मन मारकर वहीं रही। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गहराई कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की, हर चीज़। तो सभी चीज़ अब पैकिंग करने लगे अन्नू को ले जाने के लिए, क्योंकि उनका जो शरीर है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो हो सकता है कि वह अपनी माँ से दूर रहे तो वह कहीं ठीक हो जाए, ऐसा विचार करते हैं लोग। प्रत्येक वस्तु को हिदायत की बात से अन्नू पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेन्यू बना दिया। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या क्या करेंगे। सब कह चुकी थी। जो जरा आर्द्र स्वर में बोली, कुछ अपना ही ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण भी आ पहुंचा जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनको भयंकर कठोरता में कोमलता भी छिपी है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वह उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे दिन से ही घर फिर वैसे ही चलने लगा। जब अन्नू को उसके पापा लेते हैं बाहर तो बुआ जी भी बहुत रोती है, क्योंकि अन्नू सबसे छोटी पुत्री थी और वह उसे बहुत प्यार करती थी। भाई साहब का पत्र रोज आता था और
कह जाने से पहले यह भी कहने लगे कि जाने की बात ज़रूर खबर करते रहिएगा। ठीक। भाई साहब का पत्र रोज़ आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज़ एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपने उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। पत्रों की तारीख में अंतर रहता था, बात शायद सब में बनी रहती थी। मेरे तो मन में आता कि कह दूं, बुआ जी रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं, भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने लटका ले और रोज़ सवेरे उठकर पढ़ लिया करे। पर इतना साहस था नहीं कि यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने के बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया। तो अब पत्र नहीं आता है तो वह बुआ डर जाती है। दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठती हैं। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता पर पार नहीं रहा। रात को वह मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुःस्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था। और अपने पूरे विवेक के साथ वह यह रहा था। वह बार बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और उनकी आंखें भी लाल है और वह फुट फुट कर रो पड़ती। मैं तरह तरह के उन्हें आश्वासन देती, पर वह तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तो बुआ जी जब अन्नू के लौटने की खबर नहीं होती तो वह स्वप्न में कुछ देखती है कि अन्नू साथ में नहीं आ रहे हैं भाई साहब के साथ में। तो वह और ज़्यादा चिंतित पड़ जाती हैं। तो लेखिका उन्हें आश्वासन देती है, समझाती हैं। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र ला कर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटती बुआ चीख कर रो पड़ी। मैं धक रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार। तो भाई साहब तो फर्स्ट का पत्र में लिखता है और बताता है कि अन्नू अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा तो वह और ही हिदायत होती है। तुम्हारी इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। तो इस प्रकार क्या जो पत्र में लिखा हुआ रहता है, लेकिन वास्तव में अन्नू वह नहीं इस दुनिया में नहीं है, ऐसा कहीं कहता है। लेकिन वह नहीं चली जाती, वह घर में ही रहती है। वह भाई साहब के साथ ही रहता है। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रोब स्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। तो मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेठ के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है। तो मतलब वहाँ पे अभी बता रहे कि अन्नू अच्छी है और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। तो यह पत्र में बताती है सयानी बुआ को अपने
चिंतित को धैर्य रखना, भूलने की कोशिश करना, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है अन्नू अच्छी है, हम लोग आ रहे हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, मतलब लेखिका समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। ज्यों ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। किसी प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया। तो वह जो बुआ जी स्वप्न में देखा था ना, तो लेखिका उसे सत्य से अवगत कराता है कि ऐसा नहीं है, स्वप्न का जो बात कभी उस प्रकार का नहीं हुआ। तो यह थोड़ा धैर्य रखो, अपने आप में काबू रखने की बात को कराता है। वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाले बुआ जी की 50 रुपये वाले सेठ के प्याले टूट जाने पर भी हंस पड़ी थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई। तो अब वह उसे जानकर सुनकर अभी लेखिका के जो सत्य बात को सुनकर और समझकर वह अभी दिल खोलकर हंसने लगी बुआ, क्योंकि उसकी अन्नू अब अच्छी है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से उन्हें लेखिका सत्य से अवगत कराते हैं सियाने बुआ को। ठीक है, एक बार कहानी को आप लोग जरूर रीड कीजिए, कम से कम एक बार, और उसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ओके, और यहाँ जितने भी वर्ड्स मीनिंग है उस सबको आप लोग याद कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स मैंने होमवर्क के तौर पे दिए, इसे आप लोग ढूंढ के लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे सही विकल्प चुने, इसे भी आप लोग कहानी पढ़ने के बाद ही ये सब मिलेगा, इसलिए कहानी एक बार से ज़रूर पढ़िए। प्रश्नों के उत्तर सभी कहानी में ही है, क्वेश्चंस का आंसर, इसलिए मैं इसे नहीं बना दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग एक बार पढ़ के ही उसे ज़रूर लिखने का अभ्यास कीजिए। इधर व्याकरण में जैसे चहचहाहट शब्द चहचहाना में आहट जोड़कर बना है, तो यहाँ पे ये दोनों शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है, जैसे गड़बड़ जोड़ आहट, गड़बड़ाहट, इस प्रकार से यहाँ पे इसको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है इधर पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इसको पर्यायवाची शब्द लिखना है, मतलब एक ही शब्द का अनेक नाम होता है ना, भगवान को ईश्वर भी कहते हैं, प्रभु, इस प्रकार से आप लोग इसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। ये सब ग्रामर में ही मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग हिंदी ग्रामर में जाके देखिए पर्यायवाची शब्द को, वहीं पे आप लोग इसे बना लीजिएगा। ठीक है।